हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका बैक टू बैक क्लासेज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र का एजुकेशन के सेकंड सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने आपके सोशियोलॉजी का, हमने आपके पॉलिटिकल साइंस का, हमने आपका जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी पर ऑलरेडी हमने सेकंड सेमेस्टर के वीडियो बना दिया है। सिलेबस तो सभी का कंप्लीट हो चुका है, तो एक एक करके हम एक एक सब्जेक्ट का एक एक यूनिट कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड आज की हमारी ये पहली वीडियो है। यूनिट नंबर 1 पर आज हमारी शिक्षा शास्त्र की पहली वीडियो है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस। तो आओ टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है आप, और यूनिट नंबर 1 का नाम है आपका प्राचीन शिक्षा प्रणाली, यानी कि एजुकेशन में, शिक्षा शास्त्र में पहला चैप्टर आपका है प्राचीन शिक्षा प्रणाली। अब प्राचीन शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन शिक्षा का आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान बताइए। यानी कि जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, उसका हमारा जो अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, आधुनिक भारतीय शिक्षा है, उसमें क्या योगदान रहा है। तो देखो, प्राचीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षा के बीच अनेक शताब्दियों का अंतर है। अगर आप प्राचीन बात करोगे तो आज से ईसा से पूर्व तो भी चीज़ें थी, या और हजारों साल पहले क्या चीजें थी, उनमें शताब्दियों का अंतर देखने को मिलता है। और साथ ही प्राचीन और आधुनिक जो परिस्थितियां हैं, दृष्टिकोण है, विचार हैं, आदर्श हैं, इन सभी में काफी अंतर उत्पन्न हो गया है। लेकिन फिर भी प्राचीन शिक्षा में ऐसे कुछ तत्व हैं, अनेक तत्व और गुण हैं, जिनको सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में आधुनिक जो शिक्षा है उसके लिए ये चीजें ग्रहण की जा सकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? तो इसमें पहला आता है आपका आदर्शवादिता। आदर्शवादिता को ग्रहण किया जा सकता है। एंड दूसरी चीज है आपका शांत वातावरण। आदर्शवादिता भी होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, छात्रों का जीवन जो है वो सरल जीवन होना चाहिए, अनुशासन और गुरु शिष्य के बीच जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए, अध्ययन के लिए विषय वस्तु तब भी था अब भी होना चाहिए, शिक्षण विधि और शिक्षा का जो सिद्धांत है, ये कुछ चीजें हैं जो पुराने समय में भी थी, प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में भी था, और आज भी ये चीज हमारे समाज में विद्यमान है। तो अगर इसका हम समाहार करें, इसको खत्म करें, या इसको हम एक तरीके से एंड करें, तो इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक शिक्षा का जो आधार था वो आध्यात्मिक था, धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर था, और साथ ही वह एक ऐसे नागरिकों का निर्माण करना चाहते थे जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से क्या हो, बलिष्ठ हो, बलवान हो। साथ ही इसमें लोक भाषाओं के स्थान पर वैदिक संस्कृति का प्रयोग होता रहा है। यद्यपि इस शिक्षा का एक दोष रहा है, क्योंकि शिक्षा इससे सामान्य जन की पहुंच से दूर हो गई थी। भाषा का यह नियम था कि भाषा वहीं विकसित जल्दी होती है जो सामान्य जन के ज़्यादा निकट होता है। लेकिन ये भाषा जो वैदिक संस्कृत भाषा थी वो सामान्य जनों से दूर थी, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए पहले आपको पूरी तरह से सीखना पड़ेगा, फिर आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी में बात करोगे, जो कि लोक जन की भाषा है, तो अगर उसमें आप पढ़ाओगे, उसमें चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रचार हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरुकुल के संबंध में संक्षिप्त में वर्णन करो कि गुरुकुल क्या है। तो देखो, गुरुकुल के बारे में बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा की प्रथम विशेषता है गुरुकुल। गुरुकुल प्रणाली का प्रवचन जो है, एक तरीके का विशेषता है, जो है पहली विशेषता है गुरुकुल प्रणाली का प्रवचन। प्राय छात्र सुबह उठ करके प्रायः जो है 8 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता को छोड़ करके गुरुकुल में प्रवेश करता है। एक बच्चा जो है आमतौर पर 8 साल की उम्र का होते होते अपने माँ बाप को छोड़ करके गुरुकुल में जाता है, और वहीं पर उसे ब्रह्मचारी के रूप में संपूर्ण विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना पड़ता है था। गुरु छात्रों का जो है मानस पिता, मतलब एक तरीके से कहा जाने वाला पिता होता था, जो न केवल छात्रों को शिक्षा देता था बल्कि उनके भरण पोषण, वेशभूषा, इन सभी चीज़ों का प्रबंध शिक्षक करते था। इस प्रकार गुरुकुल प्रणाली में गुरु का घर छात्रों के लिए घर था और विद्यालय दोनों था। मतलब कि जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें गुरु का जो घर है वो एक तरीके से विद्यालय भी है और एक तरीके से घर भी है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में समानताएं और असमानताएं बताओ कि वैदिक शिक्षा में और बौद्ध शिक्षा में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो अगर कुछ समानताओं और असमानताओं के बारे में बात किया जाए तो समानताओं के बारे में बात करें तो डॉक्टर जो है अल्तेकर का विचार है कि जहां तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत अथवा प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों में कोई बहुत अंतर नहीं है।
दोनों प्रणालियों के समान जो है आदर्श थे और समान विधियों को जो है अनुसरण किया गया था। वास्तव में वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके बौद्ध शिक्षा संगठन किया गया। इस स्थिति में दोनों प्रणालियों में समानताएं होना स्वाभाविक थी। दोनों प्रणालियों की मुख्य समानताओं का वर्णन इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि समानता के बारे में बात किया जाए तो पहली चीज थी कि दोनों प्रणालियों में जो शिक्षा है वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी, यानी कि वो टीचर तक ही सीमित थी, उस पर बाह्य नियंत्रण नहीं काम करते थे। दूसरी चीज है कि दोनों प्रणालियों के अंतर्गत छात्रों की दिनचर्या में क्या थी, समानता थी। दोनों प्रणालियों में मुख्य रूप से मौखिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था, यानी कि बोल करके ही बताया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, जो भी चीजें बात की जाती थी तो मौखिक ही था। नेक्स्ट है कि दोनों प्रणालियों में धार्मिक और नैतिक जीवन को क्या किया था, महत्व दिया था। चाहे आप प्राचीन भारतीय सिस्टम देख लोगे या फिर बौद्धिक धर्म सिस्टम देख लोगे, दोनों प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया गया है। दोनों प्रणालियों के अंतर्गत जो है शिक्षा, भोजन, निवास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। दोनों प्रणालियों में गुरु शिष्य संबंध को बहुत महत्वपूर्ण विशेष स्थान दिया गया है। दोनों प्रणालियों में साधारणतः शारीरिक दंड वर्जित था। दोनों प्रणालियों के अंतर्गत छात्रों के अपने भोजन हेतु जो है शिक्षा मांगने जाना होता था। नहीं, ये शिक्षा नहीं बल्कि ये क्या था, भिक्षा था। भिक्षा को यहाँ पे गलती से शिक्षा लिख दिया है। दोनों प्रणालियों के अंतर्गत सदाचार, सरल जीवन, उच्च विचारों पर विशेष बल दिया जाता था। दोनों प्रणालियों में शिक्षण जो संस्थाएं थी वो नगर के जो कोलाहल है यानी कि शोरगुल है उससे दूर शांत वातावरण में हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ असमानताओं की कि इन दोनों में अलग क्या है। तो बौद्ध जो धर्म है इसका उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। अतः वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा में कुछ असमानताओं का होना तो स्वाभाविक है, जो कि इस प्रकार से है कि वैदिक काल में जो है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत अगर बात किया जाए तो बौद्ध काल में इस प्रकार की सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था, जबकि बौद्ध काल में जो था वो लोक भाषाएं थी, जो लोगों की भाषा थी उसी में शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट चीज है आपका, वैदिक काल में जो है सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। इसके विपरीत जो बौद्ध काल है उसमें विद्यालयों का प्रचलन हो चुका था, कि बौद्ध काल भी बहुत ज़्यादा टाइम 2500 साल पहले आया हुआ था, जबकि अगर आप वैदिक काल देखोगे तो 5000 साल पहले की बात है। तो वैदिक काल में शिक्षक केवल ब्राह्मण हुआ करते थे, जबकि बौद्ध काल में जो है विभिन्न जातियों के जो भिक्षु होते थे वो शिक्षक होते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वो व्यक्तिगत और पारिवारिक था, जबकि जो बौद्ध काल है इसमें जो है संस्थागत और सामूहिक रूप से शिक्षा दिया जाता था। तो ये कुछ असमानताएं पाई जाती थी। नेक्स्ट बात किया जाए अगली असमानता के 6 नंबर, तो वैदिक काल में शिक्षा जो था वो संस्थाएं जो है एक तंत्रवाद के सिद्धांत पर काम करती थी, जबकि बौद्ध काल में ये शिक्षा संस्थाएं जनतंत्र के रूप में सामने आई। वैदिक काल में शिक्षा का जो केंद्र था वो आश्रम और गुरुकुल थे, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र बन गया था मठ, विहार, सुसंगठित शिक्षा का पूरा संस्थान चलता था। 8th बात किया जाए दोनों में असमानता क्या है, तो वैदिक काल में केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा के लिए सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी जातियों के लिए खुला था। नेक्स्ट है आपका, वैदिक काल में छात्रों का जीवन सादा और तपोमय था, जबकि जो है बौद्ध काल में छात्रों का जीवन सादा और सुविधापूर्ण था, क्योंकि उनको जीवन संबंधी सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये चीजें थी। अगला बात किया जाए समानता समानता के बारे में हमने बात कर लिया। अब आधुनिक शिक्षा के ग्रहणीय तत्व पर संक्षेप में वर्णन डालो कि आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं। तो यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा का जो है आज लोप हो चुका है, फिर भी इसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि आधुनिक शिक्षा के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें आता है पहला आपका छात्रों का जीवन पद्धति कैसा था वो चीज़ आती है, छात्रों का अधिकार क्या था वो चीज़ भी लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बने हैं, शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन हुआ है, लोक भाषा का महत्व है, सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बौद्ध शिक्षा पद्धति जो था उसी से लिया गया है। इसका अगर अंत किया जाए तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा जो था वो वैदिक शिक्षा के समानांतर उदित होकर के अपना अस्तित्व ग्रहण किया। वैदिक शिक्षा के कुछ ही दूरी पर स्थित होने वाली बौद्धकालीन शिक्षा जो है सामान्य जन के निकट पहुंचती थी, क्योंकि वो सामान्य भाषा में बात किया जाता था। गौतम बुद्ध की पृष्ठभूमि इसे प्राप्त है, जन के बीच यह लोक भाषा के कारण जल्दी जगह बना लिया, और यहाँ तब तक बनी रही जब तक कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का वर्चस्व स्थापित नहीं हुआ। और जब मुस्लिम कालीन शिक्षा का वर्चस्व स्थापित हुआ तो सारी शिक्षाएं खत्म हो गई, मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा था, प्राचीन शिक्षा था, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा वर्चस्व में आ चुका था और काफ़ी ईयर्स तक शासन के वजह से वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हुई। 5वां बात किया जाए तो नायकीय पद्धति क्या है, तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो विधि थी शिक्षा देने की वो क्या थी, मौखिकी।
इसका प्रमुख कारण था कि उस समय लेखन कला के लिए पर्याप्त कागज नहीं था, मुद्रण कला का विकास नहीं हो पाया था, इसलिए पुस्तकों का अभाव था। छात्र अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने गुरुओं के वचन को सुनते थे और उसको याद करते थे, कंठस्थ करते थे। इसके लिए स्मरण, मनन, चिंतन जो है, वक्तृत्व आदि शक्तियों का समुचित विकास होना काफ़ी आवश्यक था। तो इसमें क्या होता था, अग्र शिष्य प्रणाली प्रवचन होता था, यानी कि गुरु के आश्रम में जो छात्र कुशाग्र बुद्धि के होते थे वे निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे, यानी कि जो छात्र काफ़ी टैलेंटेड हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने से जो छोटी क्लास वाले बच्चे हैं जो बाद में आ रहे हैं उनको क्या करते थे, शिक्षा देते थे। इसी को अग्र शिष्य प्रणाली कहा जाता था कि ऐसे शिष्य जो कि आगे बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर प्रखरता है, वो शिष्य प्रणाली क्या होगी, अग्रिम शिष्य प्रणाली कहलाएगी। इस विधि के प्रयोग का लाभ यह था कि छात्रों का अध्ययन अध्यापन की कला की जानकारी हो जाती थी कि कैसे पढ़ाना है। क्योंकि देखो, अगर कोई बच्चा है जिसको अगर उसके स्कूल में जो है एक बार एक क्लास में खड़ा कर दिया जाता है कि तुमको क्लास में पढ़ाना है, और वो जब लगातार करता रहता है तो उसको एक हैबिट पड़ जाएगी पढ़ाते कैसे हैं। आजकल के प्रशिक्षण विद्यालयों की भांति जो है छात्र शिक्षण अभ्यास करते थे। इस आवश्यकता की पूर्ति भी समय की जो है शिक्षण विधि से हो जाती थी। यानी कि जैसे अभी हम क्या होता है, जब बीएड आप कर लेते हो या फिर बीटीसी कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बीटीसी में ट्रेनिंग होता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, और यहाँ लगातार उसी तरीके से चीज़ें होते होते वो सारी चीज़ें आ जाती थी अपने आप। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बौद्ध शिक्षा का आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान क्या है। तो बौद्ध शिक्षा का आधुनिक भारतीय जीवन में योगदान क्या है, यही क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर भी पूछा गया है। क्योंकि लगभग ये आप देखो, ये चीज़ें ये आप नोट कर लो, और यहाँ पर आकर के आप देखोगे तो लगभग वही चीज़ यहाँ पर फिर से पढ़ाया गया है, बताया गया है। ओके, और क्या चीज़ इस पर है, तो ये सारी चीज़ें भी सेम मतलब वही क्वेश्चन आकर के यहाँ पर दोबारा पूछ लिया गया है। एंड इसके बाद आपको देखना है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।